हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और कॉम्प्लेक्स में हम नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं। हम सिंगुलैरिटीज़ पे काम करने वाले थे। सिंगुलैरिटीज़ पे हम बात करेंगे। तो सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंगुलैरिटी जो है आपकी क्या कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ है वो एनालिटिक होने के लिए किसी पॉइंट पर फेल हो जाती है, तो उस पॉइंट को हम जैसे हमारी कोई फंक्शन है, अगर वो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम बोलेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर वो डिसकॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही जब फंक्शन है किसी पॉइंट पर वो एनालिटिक नहीं है तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट भी उसको बोलेंगे। मतलब जिस पॉइंट के ऊपर हमारी फंक्शन एनालिटिसिटी को होल्ड ना करे या उसकी एनालिटिसिटी जो है वो फेल हो जाए तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर सिंगुलर है। ठीक है, देन दिस पॉइंट इज सेड टू बी सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। आगे बात करते हैं आइसोलेटेड की। आइसोलेटेड से आप समझते ही हो, आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला होना। ठीक है, अगर कोई पॉइंट है z इज इक्वल टू जेड नोट, उसके ऊपर फंक्शन जो है सिंगुलैरिटी को होल्ड करती है, मतलब वो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, तो एफ को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी इफ देयर एग्जिस्ट के उस जेड इज इक्वल टू जेड नोट को, अगर मैं जेड नोट को, ये मान लो ये पॉइंट मेरा जेड इज इक्वल टू जेड नोट है, अब इसको मैं आइसोलेटेड तब बोलूँगी कि जब मेरे पास इस पॉइंट के चारों तरफ एक ऐसा नेबरहुड कोई एग्जिस्ट करता हो कि इस नेबरहुड में इस पॉइंट के अलावा बाकी सभी पॉइंटों पे फंक्शन एनालिटिक है। ठीक है, या फिर मैं उल्टा बोलूँ तो ये कहूँगी कि इस पॉइंट पे फंक्शन सिंगुलर है या सिंगुलैरिटी को होल्ड करती है, ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, तो इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी इस नेबरहुड के अंदर नहीं है। यानी इस नेबरहुड के अंदर या इस सर्कल के अंदर इस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर फंक्शन जो है वो सिंगुलर हो या वो पॉइंट जो है उस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट हो। और यही इसने यहाँ पे भी दे रखा है कि ये आपका गिवन है। और अच्छा, अभी मैं आपसे ना एक बात करती हूँ। मुझसे ना किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि मैम क्या डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब यही होता है कि कोई प्रॉपर्टी पूरे उस पर होल्ड करे, बस एक पॉइंट पे होल्ड ना करे। यानी अगर मैं आइसोलेटेड की बात करती हूँ तो आइसोलेटेड में और डिलीटेड में ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, ये यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। मुझे बाय चांस याद आ गया कि किसी ने मेरे से पूछा था। तो जो डिलीटेड नेबरहुड होता है उसमें तो ये बात होती है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी हो चाहे वो एनालिटिसिटी हो, तो अब इस पॉइंट, अब अगर देखो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, दोनों चीज़ों को समझने की भी कोशिश करना। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन जो है आपकी ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी है, मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी सभी पे एनालिटिक है। अब अगर मैं एनालिटिक होने की बात करूँ ना, एनालिटिक होने की बात करूँ तो ये पूरी फंक्शन इस पूरे नेबरहुड कह लो या सर्कल कह लो, पूरे सर्कल पे एनालिटिक है इस एक पॉइंट को छोड़ के जो इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि जो फंक्शन है वो मेरी एनालिटिक है इन द डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब उसमें से मैंने का जो सर्कल का जो सेंटर है उसको छोड़ दिया, बाकी सब पे वो एनालिटिक है। ठीक है, और इसी को दूसरे शब्दों में, इसी बात को दूसरे शब्दों में मैं क्या कहूँगी कि मेरी जो फंक्शन है वो सिर्फ जेड नोट पे जो है सिंगुलर है। ठीक है, यानी जेड नोट पे वो एनालिटिक नहीं है, और इस ये पॉइंट ऑफ जो सिंगुलैरिटी है इसके अलावा इस सर्कल में कोई और पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी नहीं है। यानी जो यही वाला जो सर्कल एनालिटिक होने की कंडीशन के लिए डिलीटेड नेबरहुड का काम करेगा, यही वाला सर्कल सिंगुलैरिटी के लिए आइसोलेटेड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा।
मुझे लगता है ये क्लियर हुआ होगा आपको कि क्योंकि इसी सर्कल के अंदर जेड नोट के अलावा कोई और पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे फंक्शन जो है जो पॉइंट जो है फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बने, ये अकेला है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, और एनालिटिक के लिए इसी सर्कल को क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है इस सर्कल के ऊपर डिलीटेड नेबरहुड के अंदर क्या है आपकी एनालिटिक है। मतलब डिलीटेड नेबरहुड का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर मैंने पंक्चर कर दिया, जिसमें से मैंने सेंटर को हटा दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारी हो गई थी यहाँ से क्लियर कि ये सर्कल आएगा जिसका रेडियस आर है, डज नॉट कंटेन एनी सिंगुलैरिटी ऑफ एफ अदर देन जेड नोट। और ऐसा अगर आर मुझे मिल जाता है, ऐसा मुझे रेडियस ढूंढना पड़ेगा, छोटे से छोटा हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई मैं बड़ा सर्कल ले रही हूँ उसके अंदर नहीं आ रहा है, ऐसा कोई पॉइंट और भी आ रहा है तो मैं उससे छोटा कर दूंगी, अगर फिर भी कोई आ रहा है तो मैं और छोटा कर दूंगी। तो मुझे अगर ऐसा आर मिल जाता है कि इस सर्कल के अंदर कोई और सिंगुलैरिटी नहीं है तो मैं कहूँगी कि ये मेरी कैसी सिंगुलैरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। ठीक है, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में आप समझते ही हो कि अगर जेड नोट के अलावा वहाँ पे 1 2 3 या कितनी भी, अगर इसके अलावा और भी आपकी सिंगुलैरिटीज़ हैं तो हम ये कहेंगे कि वो जो सिंगुलैरिटी है वो नॉन आइसोलेटेड है, मतलब अकेली नहीं है। आइसोलेटेड होने का मतलब अकेला होना, नॉन आइसोलेटेड का मतलब अकेले ना होना, उसके अलावा और भी वहाँ पे है। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा कोई रेडियस नहीं मिलता कि जिसके अंदर मेरे पास कोई और सिमिलैरिटी ना हो। ठीक है, या ऐसा कोई रेडियस मैं नहीं ढूंढ पाऊंगी। ठीक है, यानी उस हर नेबरहुड में चाहे आर को मैं कितना भी छोटा कर लूँ और छोटा कर लूँ और छोटा कर लूँ, बट मेरे पास वहाँ पे जेड नोट के अलावा बाकी ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जिसके ऊपर जो फंक्शन है वो आपकी सिंगुलैरिटी को होल्ड करती है। ठीक है, तो अब आगे बात कर रहा है कि टाइप ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी कितनी है। भाई कितनी टाइप की सिंगुलैरिटीज होती हैं, पहली कहा है उसने रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, फिर कहा है उसने पोल ऑफ सिंगुलैरिटी, फिर बोला है उसने आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ठीक है, अब इसी को इसने क्लासीफाई किया हुआ है, यहाँ पे इसने एक तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो ये कह रहा है कि आप जब किसी भी फंक्शन की बात करते हो तो हमने बात की कि टेलर सीरीज़ में, मैक्लोरियन सीरीज़ में या फिर लॉरेंट सीरीज़ में हम फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लॉरेंट सीरीज़ में एक्सपेंड करते हो तो आप फंक्शन को आप इस तरह से एक्सपेंड करते हो। ठीक है, अब इस वाली जो ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे हर एक बी एन जो है वो ज़ीरो बन जाए तो यहाँ पे जेड नोट ज़ीरो बन जाएगा, जेड नोट इस फंक्शन के लिए ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली टर्म भी है तो ये वाली टर्म कहाँ आएंगी, ये वाली टर्म जो आएंगी ये नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे बी एन बाई जेड माइनस जेड नोट की पावर एन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगी, ये वाला जो टर्म होगी। तो अब यहाँ का इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैं जेड की जगह जेड नोट रखूँगी तो फंक्शन जो है नीचे ज़ीरो आएगी। नीचे ज़ीरो आने का मतलब क्या है, 1/0 या बी एन बाई ज़ीरो, और बी एन बाई ज़ीरो का मतलब क्या है, मेरी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यानी ये चांस रहेगा कि यहाँ पे ये एनालिटिक होने को रोक दे, यानी जेड इज इक्वल टू जेड नोट इस पॉइंट के लिए मेरा क्या बन सकता है, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी पे बात करेंगे। वो कह रहा है कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होती है, जैसे साइन जेड बाई जेड। अब दिखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं जेड को ज़ीरो रख दूंगी, जैसे ही जेड को ज़ीरो रखूंगी वैसे ही फंक्शन मेरी इन्फिनिटी को चली जाएगी। ठीक है, बट ये देखो कि हम इसको अगर इस तरह से साइन जेड को अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर दूँ तो जेड से जेड रिमूव हो जाएगा। अब मैं जेड को अगर ज़ीरो रखती हूँ तो मेरा 1 आंसर आएगा, यानी ये रिमूव हो सकती है। तो ये कैसी है, इस टाइप की जो सिंगुलैरिटीज़ जो दिखने में एक नज़र मारने में मुझे ऐसी लगेंगी कि वो इन्फिनिटी हो जा रही है, बट वो रिमूव कर सकते हैं, हम उसको टर्म्स को उसमें से रिमूव कर सकते हैं। तो हम इस टाइप की सिमिलैरिटी को क्या कहेंगे, रिमूवेबल सिमिलैरिटी बोलेंगे। ठीक है, जो एक नज़र में हमें दिखे कि हाँ इन्फिनिटी को जाएगी, बट नेक्स्ट टाइम हम उसको जो है कवर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाती है पोल की डेफिनेशन। भी पोल क्या होता है,
पोल ये कह रहा है कि इफ द प्रिंसिपल पार्ट कंटेन अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन द सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज कॉल्ड अ पोल। ठीक है, उसको हम पोल बोलेंगे। अभी आपको कुछ समझ नहीं आया होगा यहाँ से। फर्दर वो ये बोल रहा है, अभी बात करते हैं इस पे। फर्दर वो बोल रहा है कि बी एम जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है और उसके बाद वाली जो टर्म है वो ज़ीरो है। ठीक है, तब हम जेड इज इक्वल टू जेड नोट को कहेंगे कि वो पोल है जिसका ऑर्डर एम है। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे सही और आसान तरीका ये है कि फंक्शन जो है आपकी दो हिस्सों में हम एक्सपेंड कर सकते हैं। समेशन ए एन जेड माइनस जेड नोट, और इसकी पावर एन था। एन जो है वो आपका 0 टू इन्फिनिटी था। फिर आपका समेशन एन 1 टू इन्फिनिटी था, है ना। एम एम कह लो इसको चाहे आप। ठीक है, एम बोल लो चाहे एन बोल लो। ठीक है, बी एन जेड माइनस जेड नोट, इसकी पावर माइनस एन। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट में देखो, ये वाले पार्ट है जो सिंगुलैरिटी को बना सकता है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ये जो एन जो 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, ये 1 टू इन्फिनिटी ना जाके एम तक चला जाए। मतलब एन की वैल्यू में अगर मैं ऐसे लिखूँ, एन 1 गया, 2 गया, फिर 3 गया, फिर कहीं बीच में एम गया, फिर उसके बाद एम प्लस 1 गया होगा, ऐसे ही चलते चलते वो इन्फिनिटी तक गया होगा। वो कह रहा है कि जब मैंने एन को यहाँ पे 1 रखा तो B1 आया, B2 आया, B3 आया यहाँ पे इस टर्म में। ठीक है, और उसके बाद BM आएगा। यहाँ तक तो हमारी ये कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी। ये BM तक जो था, हो सकता है बीच में एक आधा और भी ज़ीरो हो, लेकिन जो BM है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। और इसके बाद जितने भी है ना BM प्लस 1, ठीक है, जितने भी हैं वो सभी क्या आ रहे हैं, ज़ीरो आ रहे हैं। जितने भी n, जो n जहाँ पे ग्रेटर देन m है, उन सभी के लिए ये ज़ीरो दे रहा है। मतलब आगे वाली टर्म जो BM प्लस 1 बच गई, BM प्लस 2 बच गई, BM प्लस 3 बच गई, और ऐसे ही कहीं जाके B इन्फिनिटी तक भी जाएंगे, हम ऐसे ही चलते जाएंगे। वो सारी की सारी कैसी हैं, वो सारी ज़ीरो बन गई। मतलब टर्म असल में ये हुआ कि ये n टू इन्फिनिटी दिखाई दे रहा है, बट ये n 1 टू m पे ही जाके रुक गया। यानी समेशन n जो है 1 टू m पे ही रुक गया। m के बाद वालों ने तो सब ने b जो ये कोफिशिएंट है यही ज़ीरो आ गया, तो आगे वाली चीज़ पे बात करो या ना करो। तो यानी मेरी जो फंक्शन है वो इस तरह से बन गई। जेड नॉट, ये n माइनस एन था, ये माइनस m है, नीचे लिख दिया मैंने, m आ गया। तो अब ये जो चीज़ है ये मेरी क्या दिखा रही है, ये ऐसा दिखा रही है कि z इज इक्वल टू जेड नोट पे फंक्शन जो है वो मेरी सिंगुलर रहेगी। ठीक है, या फिर एनालिटिक नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे ही मैं z को जेड नोट रखूँगी BM बाई में ज़ीरो आएगा और वो इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो सिंगुलैरिटी है, यहाँ पे जो ये फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म पे हम रुक गए ना, इसको बोलोगे आप पोल। इसको क्या बोलोगे, पोल। कुछ सिंगुलैरिटी ऐसी हो सकती है जिसको रिमूव कर सकते हैं, जो मतलब दिखाई दे रही हैं बट उनको हम हटा सकते हैं, वो रिमूवेबल थी। और जो इस टाइप की बचेंगी जहाँ पे हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जो है रुक गए, तो वो पोल है, उसको पोल बोलेंगे। और मतलब सिंगुलैरिटी ऑफ पोल बोलेंगे या पोल ऑफ सिंगुलैरिटी बोलेंगे। और उसका ऑर्डर कितना है, m है। उस पोल का ऑर्डर कितना है, m है। ठीक है, जैसे ज़ीरो का ऑर्डर था, तो ऐसे ही यहाँ पोल का ऑर्डर कितना है, m है। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे हम जाके रुक गए। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दे रखी है कि जो प्रिंसिपल पार्ट है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, देन द सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जेड नोट इज कॉल्ड द पोल। उसको हम पोल कहेंगे। जहाँ पे BM वाली जो टर्म है वो तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन BN जैसे ही n m से मैं बड़ा कोई भी उठा लूँ तो ज़ीरो देगा, तो इसको हम कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, और यहीं पे ये थ्योरम दे रखी है। ठीक है, एक बार ये वाली और कर ले। एसेंशियल जो सिंगुलैरिटी है, तीसरी टाइप कौन सी है, फर्स्ट टाइप तो होगी रिमूवेबल, दूसरी होगी पोल, और तीसरी होगी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये बीच वाली अभी बात करते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं यहीं पे बात करना चाहती हूँ। अगर ये यहाँ पे तो ये m तक तो ज़ीरो के बराबर नहीं था, हो सकता है बीच में एक आधा, जैसे हो सकता है B2 ज़ीरो हो, B3 ज़ीरो हो, तो लेकिन BM वाली जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं है, उसके बाद वाली पर सारी ज़ीरो है, यानी कहीं ना कहीं हम m पे जाके रुक गए। तो ये तो पोल हो गया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता,
अगर ऐसा नहीं होता, ये फाइनाइट टर्म नहीं होती, ये इन्फिनिटी तक चला जाता, n1 टू इन्फिनिटी ही डिफाइन कर पाते हम, और ये नीचे की तरफ आपका जो है एनालिटिक होने से रोकता, तो इसको बोलते हैं सिमिलैरिटी, एसेंशियल सिमिलैरिटी। ठीक है। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जो प्रिंसिपल पार्ट है, अब पहले जो पोल था, पोल में वहाँ पे फाइनाइट था, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स पे हम रुक गए थे, उसके बाद वाली सारी जीरो थी। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, जहाँ पे बी एन नॉट इक्वल टू जीरो है फॉर इनफाइनाइटली मैनी। कुछ के लिए हो सकता है कि जीरो बने, लेकिन इनफाइनाइटली मैनी के लिए क्या है, वो जीरो नहीं है। देन जो सिमिलैरिटी है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसने दे रखा है जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, जेड इज इक्वल टू जीरो, जो है ये पॉइंट ऑफ क्या बनेगा आपका, एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये थ्योरम यहाँ पे गिवन थी, ये हम देख लेते हैं, बीच में छोड़ दी क्योंकि मैं वो तीनों टाइप एक साथ करवाना चाह रही थी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पोल ऑफ ऑर्डर एम, अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन अ पंक्चर डिस्क, ये दे दी उसमें, जिसके अंदर पंक्चर क्यों बोल दिया इसमें, क्योंकि जेड नोट को छोड़ दिया, इस जेड नोट को छोड़ के बाकी सभी पे क्या है, डिलीटेड नेबरहुड बोलो या पंक्चर डिस्क बोलो, इसके अंदर एनालिटिक है, जेड नोट पे एनालिटिक नहीं है, यानी जेड नोट पे वो क्या है, सिंगुलर है। तो इसका मतलब जिसका ऑर्डर कितना है, एम है, जेड इज इक्वल टू जेड नोट, इफ एंड ओनली, वो तभी होगा जब फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख पाओ। ठीक है। नीचे की तरफ ये इस तरह बन पाए, यही बात मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई है। तो उसी चीज़ को ये यहाँ पे जो है प्रूफ की आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसको आप क्या बोलोगे, पोल ऑफ ऑर्डर एम बोलोगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग वेरियस जो है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जो है पोल हो, चाहे वो रिमूवेबल हो, चाहे वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो, कि एक तरीका तो हमने ऊपर डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब इसका एक तरीका क्या है कि अगर जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, तो जैसे ही मैं एफ ऑफ जेड में लिमिट जेड इज इक्वल टू जेड नोट रखूँगी, अगर वो एग्जिस्ट कर गई तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर ये लिमिट मैं रखूं और जो इन्फिनिटी को दे दे तो वो पोल है। ठीक है। फिर वो पोल कहलाएगा। अगर जेड इज इक्वल टू जेड नोट लिमिट को अप्रोच कराऊं, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कराऊं, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करती है तो रिमूवेबल हो जाएगी। अगर वो इन्फिनिटी को जाती है तो वो पोल बन जाएगी। और अगर कोई ये तो पोल बन गई, ये रिमूवेबल होगी। तीसरी जो एसेंशियल सिंगुलैरिटी थी वो ये है कि अगर मैं जेड इक्वल टू जेड नोट को डालूं और जो लिमिट है वो ना तो एग्जिस्ट करे, मतलब फाइनाइटली या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट ही ना करे, जैसे इनडिटरमिनाइट आ जाए, जैसे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो वो जो फॉर्म होती है उस टाइप से आ जाए तो हम उसको बोलेंगे एसेंशियल सिमिलैरिटी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं आगे, ये कुछ रिजल्ट भी दे रहा है, क्या कह रहा है, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज कहो या फिर मेरे को लगता है यहाँ पे होना चाहिए था रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। लिमिट पॉइंट ऑफ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी इज आइसोलेटेड, उसको हम आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बोलेंगे। मतलब कि अगर मैं लिमिट पॉइंट ले लूँ, किसका लिमिट पॉइंट लूँ, रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़ का, तो वो जो लिमिट पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, मतलब एक जितने भी लिमिट पॉइंट हैं, ठीक है, सॉरी, जितनी भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़ हैं, यहाँ पे जीरोज ना होकर रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है। तो जितनी भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़ हैं, अगर मैं उनका लिमिट पॉइंट लूँ तो वो लिमिट पॉइंट जो होंगे वो किसको, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, लिमिट जो होती है वो यूनिक होती है, लेकिन लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो वो जो लिमिट पॉइंट होंगे वो क्या बनेंगे, अपने आप में वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनेंगे। ठीक है। यानी रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज़ का सीक्वेंस बना लो भाई, ये भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, इस पॉइंट पर भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, इस पॉइंट पर भी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर मैं उनका लिमिट पॉइंट ले लूँ तो वो लिमिट पॉइंट क्या बनेगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगा। अगर मैं पोल्स, जितने भी पोल्स हैं उनको एक सीक्वेंस में रख लूँ और उनका लिमिट पॉइंट लूँ तो वो जो बनेगा वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी बनेगा। ये तो आइसोलेटेड बनेगा, वो कैसा बनेगा, नॉन आइसोलेटेड बनेगा पोल्स के लिए। ठीक है। रिमूवेबल के लिए जो लिमिट पॉइंट बनेगा, जो सीक्वेंस रिमूवेबल की ले लूँ तो वो लिमिट पॉइंट जो होगा वो तो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगा। और ये रिजल्ट है, बस आपको जो ध्यान रखना है, और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है।
और जो पोल्स हैं अगर मैं उनका लिमिट पॉइंट लूँ तो वो नॉन आइसोलेटेड बनेगा, और अगर असेंशियल सिंगुलैरिटीज़ का ही लिमिट पॉइंट लूँ तो वो भी असेंशियल सिंगुलैरिटी ही आएगा और नॉन आइसोलेटेड आएगा, ठीक है। और ये आगे ये कह रहा है कि अगर z इज इक्वल टू, ये तो खाली रिजल्ट है कि z इज इक्वल टू जेड नोट जो है अगर वो रिमूवेबल है किसी फंक्शन के लिए, तो फिर अगर मैं उस फंक्शन को e की पावर में रख दूँ या साइन के एंगल में रख दूँ या कोस के एंगल में रख दूँ या जो हाइपरबोलिक साइन होते हैं उसमें रख दूँ या कोस में रख दूँ, तो जो ये नई फंक्शन बनेंगी ये भी कैसी रहेंगी, आपकी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही होंगी। अगर फंक्शन खुद एफ ऑफ जेड अगर खुद रिमूवेबल थी तो इनके अंदर रखने से भी वो रिमूवेबल रहेंगी। अगर जेड इज इक्वल टू जेड नॉट फंक्शन के अंदर पोल का काम कर रही थी तो इनके अंदर रख दूंगी ना मैं, तो उनके अंदर भी क्या बनेगी, वो असेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी, वहाँ पे वो पोल नहीं बनेगी। फंक्शन के लिए तो वो पोल थी लेकिन इनके लिए वो क्या बनेगी, असेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी, ठीक है। और वहाँ उल्टा है, वहाँ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है एफ ऑफ जेड के लिए, तो इनके लिए भी क्या बनेगी, वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ही बनेगी। अब यहाँ पे अगर आप ये सोचो कि एफ ऑफ जेड के लिए वो पोल थी और इनके अंदर रखने के बाद भी वो पोल ही बनेगी, नहीं, उसके लिए वो क्या बनेगी, असेंशियल सिंगुलैरिटी बनेगी। और जेड इज इक्वल टू जेड नोट अगर खुद एसेंशियल सिंगुलैरिटी है तो इनके अंदर रख दोगे तो भी वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी ही बनेगी। अब आगे क्या कह रहा है कि मोरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होती है, एक फंक्शन एफ मोरोमॉर्फिक कहलाएगी अगर वो एनालिटिक है पूरे डोमेन डी पे किसी एक पॉइंट को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट पॉसिबली फॉर पोल्स, एक पॉइंट की बजाय भी बल्कि वो पोल्स को छोड़ के। ओबियसली है कि अगर वो फंक्शन है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनके ऊपर पोल बनता है या जिसका ऑर्डर एम एन कुछ भी हो सकता है, तो उन पोल्स को छोड़ के पूरे डोमेन में बाकी में वो क्या है, आपकी एनालिटिक है, तो उसको बोलेंगे। हो सकता है कि बाकी मतलब यहाँ पोल बनते हो और बाकी पे वो एनालिटिक भी ना हो, ठीक है, पर अगर वो बाकी कुछ पॉइंटों पे पोल बन रहे हैं और एक आधे पॉइंट पे पोल बन रहे हैं और बाकी पूरी डोमेन में वो एनालिटिक है, तो उसको बोलेंगे मोरोमॉर्फिक फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब आगे और चलते हैं आगे। हाँ, इफ़ एफ जेड जो है पी जेड बाई क्यू जेड है, ये कोई रैशनल फंक्शन है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू जेड नोट जो फंक्शन है वो सिंगुलैरिटी को होल्ड करती है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ जेड है, कहीं ना कहीं इसमें से ऊपर से मैं जेड नोट जो है इसका फैक्टर बन सकता है, ऊपर वाली का भी बन सकता, हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, अगर नहीं बनेगा तो एम की पावर 0 बन जाएगी, ठीक है, और अगर बनेगा तो एम कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक मिनट, अगर जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे मैं फंक्शन की सिंगुलैरिटी होने की बात करती हूँ, तो फंक्शन ऊपर है मेरी जैसे पी जेड है, नीचे जो थी वो मेरी क्यू जेड है, तो अगर ये इस पी जेड का फैक्टर हुआ तो इसका मतलब मैं पी जेड को कहीं जेड माइनस जेड नोट लिख सकती हूँ, पावर एम हो सकता है इसके एम बार फैक्टर बनते हो, और ये बाकी रहेगी फाइव जेड। अगर ये नहीं बनता फैक्टर तो एम की वैल्यू 0 आ जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी बन सकता है, इसका भी फैक्टर हो सकता है, नहीं हुआ तो वो 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे हो सकता है ना, इसको मैं साई जेड बोल सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, जो भी इसने भी कुछ ना कुछ ले ही रखा होगा, तो मैंने ऐसे ही ले दिया, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि m अगर ऊपर वाली पावर बड़ी है नीचे वाली पावर छोटी है, m बड़ा है n से, तो मतलब नीचे वाली फिर सारी खत्म हो जाएंगी, अगर n छोटा है m बड़ा है, जैसे ऊपर मान लो यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो 5 बड़ा है 3 छोटा है, तो 3 पावर कट गई, ऊपर 2 रहेगी, ठीक है, तो इसका मतलब नीचे कुछ बचा ही नहीं, रिमूव हो गई। तो अगर मेरा m बड़ा है n छोटा है तो वो रिमूवेबल है, ठीक है, रिमूवेबल है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कैसे, जैसे अब जैसे इसी यहीं पे मैंने ले लिया m की जगह मैंने ले लिया 5 और n की जगह ले लिया मैंने 3, तो 3 पावर तो कट गई, कितनी बच गई, जेड माइनस जेड नोट की पावर 2 बच गई, और उधर बच गया 5 जेड और इधर बच गया साई जेड। अब कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं बचा जिसपे जेड इज इक्वल टू जेड नोट रखने पे मेरा नीचे की तरफ आता हो और वो इन्फिनिटी बनाता हो, नहीं बचा ना, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो ये जो सिंगुलैरिटी थी जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बन गई। अगर m बड़ा n छोटा हुआ m छोटा हुआ और n बड़ा हुआ तो मेरी कैसी हो जाएगी, वापस चलते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास जेड माइनस जेड नोट ऊपर पावर 8 है, ठीक है, और नीचे जो है मेरी पावर जो है यहाँ पे 18 है, ठीक है,
तो इधर फाई जेड बच गया, इधर मेरा साई जेड बच गया। अब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, जब मैं काटूंगी तो ये कट जाएगा, बट क्या बचेगा, नीचे की तरफ बच जाएगा, 10 पावर नीचे की तरफ बच गई, ठीक है। ऊपर ये रहा ही है मेरे पास, तो ये आपका पोल बन गया जिसका ऑर्डर कितना है 10 है। और 10 कैसे आया, 18 में से 8 को घटा के। तो वही चीज़ कह रहा है कि अगर m जो है वो ऊपर था ना मेरा z माइनस जेड नोट की पावर m था, नीचे z माइनस जेड नोट की पावर n था, ऊपर फाई जेड था, नीचे जो था वो साई जेड था, ठीक है। तो अब अगर मेरा m जो है वो छोटा हो और n जो है वो बड़ा हो, तो वो जो सिंगुलैरिटी थी वो रिमूवेबल ना बन के कैसी हो जाएगी, वो पोल बन जाएगा। और उस पोल का ऑर्डर क्या होगा, अब जितनी जितनी टर्म थी उसमें जैसे 18 में से 8 कट गई, बाकी रह गई, तो n में से कितना घट जाएगा, m घट जाएगा, जिसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ पोल कितना होगा, n माइनस एम होगा, ठीक है। और इसी चीज़ को इसने ये यहाँ पे बता रखा है कि अगर m बड़ा हुआ तो वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो जाएगी, m छोटा हुआ n बड़ा हुआ तो वो पोल बन जाएगा जिसका ऑर्डर n माइनस एम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। आगे क्या है, कह रहा है कि रैशनल फंक्शन नेवर हैज़ एसेंशियल, जो रैशनल फंक्शन होती है उसके पास कभी भी एसेंशियल सिंगुलैरिटी नहीं होती। ऑल द सिंगुलैरिटीज ऑफ रैशनल फंक्शंस आर या तो रिमूवेबल होंगी या फिर पोल होंगी, ठीक है। और ये आप रैशनल फंक्शन क्या होती है आप वो समझते ही हो, अगर नहीं समझते तो मुझे बता देना। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। आगे जो है आपकी यहाँ पे थ्योरम दे रखी है, रिमान थ्योरम दे रखी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी के ऊपर दे रखी है। क्या कह रहा है कि डी जो है वो डोमेन है। डोमेन क्या होती है, जो ओपन भी हो कनेक्टेड सेट हो, ओपन कनेक्टेड सेट जो उसको डोमेन बोल देते हैं। अगर कोई पॉइंट है जेड नोट वो इस डोमेन में है, सपोज करो कि कोई जो फंक्शन है वो एनालिटिक है पूरे डोमेन पे, बस जेड नोट को छोड़ के, इस जेड नोट पे वो एनालिटिक नहीं है, पूरी बाकी डोमेन पे वो पूरी पे एनालिटिक है। इज अ सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड, जो जेड नोट है वो उस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब जेड नोट पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी हो गया। तो एफ ऑफ जेड जो है वो अगर बाउंडेड है, अगर फंक्शन बाउंडेड है पूरी डोमेन डी पर, तो जेड नोट पे जो सिंगुलैरिटी बन रही है वो कैसी सिंगुलैरिटी बनेगी, वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी, ठीक है। कहने का मतलब देखो, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी को पहचानने के कई ढंग आ गए। एक तो हमने ये देखा था कि लिमिट जेड इज इक्वल टू जेड नोट ले लूँ मैं और फंक्शन पे मैं वो निकालूँ और वो एग्जिस्ट करे तो भी वो कैसी थी, रिमूवेबल थी। दूसरा तरीका रिमान ने बता दिया कि अगर मेरे पास फंक्शन डी जो है जेड नोट को छोड़ के बाकी पूरी डोमेन पे फंक्शन डिफाइन है, एनालिटिक है, ठीक है। कैसी है, जो है मेरी फंक्शन एनालिटिक है। अगर मेरी फंक्शन इस डी पे, पूरे डी पे, सिर्फ इस जेड नोट को छोड़ के पूरे डी पे अगर एनालिटिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जेड नोट पे वो सिंगुलर हुई, और वो जेड नोट पे सिंगुलर तो है। अब अगर मुझे ये पहचान करनी हो कि वो किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या वहाँ पे पोल बनता है या वहाँ पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, तो कैसे पहचान करूँ। तो वो मुझे ये कह रहा है कि फंक्शन को देख लो, फंक्शन अगर बाउंडेड हुई, अगर फंक्शन पूरी डोमेन पे, डोमेन डी पे, ठीक है, अगर डोमेन डी पे फंक्शन बाउंडेड हुई तो जो जेड नोट पे सिंगुलैरिटी होगी ना वो पक्का कैसी होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी, ठीक है। तो ये रिमान थ्योरम ने हमें बताया है कि पहचान कैसे करें हम, ठीक है। और आगे चलते हैं, क्या कह रहा है कि रिमान रिमूवेबल थ्योरम क्या कह रही है, आगे क्या कह रहा है कि एक और उसने दे दी। देखो ये थ्योरम जो थी इसका नाम क्या है, एक मिनट, रिमान थ्योरम ऑन रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, ठीक है। और अभी जो हम कर रहे हैं वो कैसी है, रिमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम, रिमान रिमूवेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। फोकस नहीं बन रहा क्या। सपोज दैट एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, कॉन्टीन्यूस है, अगर वो डोमेन डी पे, पूरी डोमेन डी पे अगर वो कॉन्टीन्यूस है और वो पूरी डोमेन डी पे एनालिटिक भी है सिर्फ जेड नोट को छोड़ के, तो जेड नोट पे जो वो सिंगुलैरिटी बनेगी वो कैसी बनेगी,
वो मेरी जो फंक्शन की बात कर रहा है वो रिमूव हो जाएगी। यानी एक तरह से जो फंक्शन है वो मेरी पूरी की पूरी डोमेन डी पर ही जो रहेगी वो क्या बन जाएगी, एनालिटिक बन जाएगी। कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर पूरी डोमेन डी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस थी और ये भी पता है मेरे को कि जेड नोट पे मुझे शक है कि वहाँ पे एनालिटिक होने से हम रोक सकते हैं हमें जो फंक्शन है वो रुक सकती है वहाँ पे कि वो एनालिटिक है या नहीं, मतलब सोचना पड़ेगा हमें वहाँ पे। तो अगर मेरे पास फंक्शन इस जेड नोट, अब देखो पूरे डोमेन पे वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है तो इस जेड नोट पे भी कॉन्टिन्यूस होगी और बाकी इस जेड नोट को छोड़ के वो एनालिटिक भी है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर इस जेड नोट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या पूरी ही डोमेन पे कॉन्टिन्यूस है तो फिर जो ये जेड नोट पे जो सिंगुलरिटी बन रही थी ना वो रिमूव हो सकती है। फिर मेरी फंक्शन इस जेड नोट पे भी अगर वो रिमूव हो जाएगी तो इस जेड नोट पे भी वो एनालिटिक हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनालिटिक बोलेंगे। फंक्शन जो है वो पूरी डोमेन के ऊपर क्या बन जाएगी, मेरी एनालिटिक बन जाएगी, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल भी इसने दिए हुए हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। आप ये ट्राई करना क्योंकि मैंने पीडीएफ आपको शायद इसका सारा दिया हुआ है, तो आपके पास ये पीडीएफ में होंगे और इनके आंसर भी मिल जाएंगे आपको वहीं पे। पीडीएफ में सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखना एक आधे क्वेश्चन को सोच के कि आप कैसे चेक करोगे कि जो फंक्शन है वो किस टाइप रिमूवेबल है या पोल बन रहा है या एसेंशियल सिंगुलैरिटी बन रही है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।